गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। बधाई देना चाहूँगा मैं आप लोगों को। संविदा का टेंशन समाप्त हो चुका है। अब आप जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए, ईमानदारी से अपने कार्यों पर डटे रहिए। लापरवाही मेरा कोई भी छात्र नहीं करेगा, क्योंकि वैकेंसी लगातार आएंगी। CHSL का आपका पेपर होने वाला है, जिसके लिए वर्कशॉप कल होगी। बताया जाएगा इतने कम समय में कैसे चीज़ों को दोहराएं। उसके बाद आपका UPSI सामने है, स्टेट लेवल की भी वैकेंसी आएगी, योगी जी ने कह दिया है। और संविदा वाली बात तो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है, और इसका श्रेय पूरा पूरा आप लोगों को जाता है। कितने बड़े स्तर पे पूरे देश में आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। ट्विटर कैंपेन इतना बड़ा आप लोगों ने सफलतापूर्वक चलाया, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का ये विषय था, संविदा वाला ये जो मैटर था। तो ये समस्या अब समाप्त हो गई है। आपका मानसिक जो तनाव था वो समाप्त हो चुका है। जिम्मेदारी से पढ़ाई करिए, आगे भी मौके आते रहेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम सभी शिक्षक आपके साथ खड़े रहेंगे। जिम्मेदारी से बस आप पढ़ते रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे मेरी क्लास कर रहे हैं, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। ये क्लास यूट्यूब पे नहीं चलनी थी। यूट्यूब पे लाइव इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है, क्लास रुकी हुई है लीवोलन की, इसलिए मैंने यूट्यूब पे क्लास उनकी कंप्लीट हो जाए इसलिए लाइव किया हुआ है। देखिए, यूट्यूब पे कोई क्लास फ्री चलाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा निकलने वाला है। कोई चीज़ फ्री चलाइए तो बच्चा उसको बहुत लाइटली लेता है और जिम्मेदारी से पढ़ाई नहीं करता है। और यही कुछ पेमेंट किया रहता है तो बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि वो आता है और पढ़ता है। फिर टीचर का भी मन लगता है, पैसे की वजह से नहीं। बच्चे होते हैं क्लास में, जैसे लीवोलन पे काफ़ी मात्रा में बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे एडमिशन होते हैं, तो मन भी लगता है उस पर पढ़ाने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग की आदत है 150 बच्चों को पढ़ाने। कहाँ पढ़ाया हमने 150 बच्चे? हमेशा मैक्सिमम क्लासेस में क्लास फुल रहती है। 1000 बच्चों की क्लास है तो उसमें 1100 बच्चे ठूस के भर जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से अब 50-100 बच्चों का जब देखता हूँ कि क्लास में 50-100 बच्चे ही उपलब्ध हैं, तो थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं कुछ दुख भर ही जाता है कि इतने कम बच्चे आए हुए हैं। और चूंकि आप लोग शेयर भी नहीं करते वीडियो वगैरह कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, बहुत कम ही लोग हैं जो शेयर करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, लीवोलन पे आपके पेड बैचेस चल ही रहे हैं। एक NTPC का बैच लेकर मैं आया हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम का है, 2 महीना 15 दिन का ये बैच है। दीपक सर का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच राहुल सर का स्टार्ट हो रहा है। 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, 2-2 घंटे के बैचेज होंगे। तो ये भी पेड रखा जा रहा है। पेड रहेगा, भले 1000 बच्चे ही एडमिशन लें, 1500 बच्चे ही एडमिशन लें, लेकिन वो उन बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी और समझदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। फ्री के नाम पे आपको भी लगता है कि अरे कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, और फिर जब टीचर देखता है कि बच्चों में उत्साह नहीं है तो उसका उत्साह अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा नहीं लगता। फिर 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे इस तरीके से लाइव आ रहे हैं। खैर इस बैच में भी अब जितने भी बच्चे लाइव आ रहे हैं, पढ़ाना तो है ही। LCM मैं देख रहा हूँ कि LCM तक में कितनी लाइव बच्चे कॉन्करेंट व्यूअर्स आ रहे हैं। उस हिसाब से हम आगे का टॉपिक सोचेंगे कि पढ़ाना है कि नहीं यूट्यूब पे। चलिए आइए क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज की। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था 23 तक। 24 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 2 संख्याएं हैं, 11,284 और 7,655। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो एक समान शेषफल ये छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? बहुत अच्छा सवाल है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, माना समान शेष बराबर R हो गया, तो हमें HCF किसका लेना है? अभिष्ट संख्या जो होगी वो 11,284 माइनस R और बेटा 7,655 माइनस R का HCF होगी। देखिए इसका HCF तो नहीं निकाल सकते, तो इसका अंतर लिया जाता है। तो बेटा जब अंतर लेंगे तो 11,284 माइनस R और माइनस 7655 माइनस R का प्लस हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना आएगा? R से R कट जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि R से R वाली चीज कट जाए। तो कितना आ रहा है ये? 3,629। अब देखिए 3,629 आ गया और कोई संख्या इसके साथ है ही नहीं, तो अब किसका HCF लेंगे बताइए?
3629 आया है इसका अंतर। अब किसका आप एचसीएफ लेंगे? सवाल फंस गया। 3 संख्याएं दिया होता तो माइनस आर करके फिर उनका अंतर लेते तो हमको कितनी संख्याएं मिल जाती? 3 संख्याएं मिल जाती, जैसा कि कल के क्वेश्चन में हमें मिला था। यहां पर तो 2 ही संख्या दिया गया है, इसी को भाग करना है और समान शेष दिखाना है। तो समान शेष हमने आर मान लिया, तो निश्चित रूप से वो जो भी संख्या होगी वो बड़ी से बड़ी है, तो समान शेष घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसी का एचसीएफ होगी। ये चीज़ आप जानते हैं, जो शेष आता है उसको घटा देना चाहिए। तो ये आपका इसी का एचसीएफ होना है। इसका एचसीएफ निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि माइनस आर है तो प्रॉब्लम होगी, तो अंतर लिया जाता है। तो अंतर लेंगे तो एक ही तो इस तरह से अंतर आएगा, संख्याएं 2 हैं तो यही एक ही तो अंतर आएगा। बताइएगा, संख्याएं 3 रहेंगी तो फिर आपका घटाने 3 तरीके से आप घटा सकते हैं, तो 3 संख्याएं वहां घटाने के बाद मिल जाएंगी। तो यहां अंतर लिया, 3629 आया। तो अब इस अकेले का एचसीएफ कहां से बोलेंगे बताइए? तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई एचसीएफ से ये संख्या कटनी है। आया समझ में? कंफर्म है कि जो भी एचसीएफ होगा उससे ये संख्या कटेगी। तो निश्चित रूप से जो भी एचसीएफ होगा इसके एक गुणनखंड के रूप में होगा, जो भी एचसीएफ होगा इसके क्या होगा? एक गुणनखंड के रूप में होगा। तो लिखिएगा 3629 एचसीएफ से कटेगी, अतः 3629 का फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है, अब देखिए 3629 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 फैक्टर निकल रहे हैं, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, 19 और 191 आएगा। आ रहा है समझ में? क्या आ रहा है? 19 और 191, ये मेथड 1 है। 19 और 191 आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है? और कोई दूसरा फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो एक रहेगा ही, लेकिन एक से क्या मतलब? 19 और 191 ये 2 फैक्टर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। आपसे पूछा गया 3 अंकों वाली संख्या है वो, और वो कैसी संख्या है? ध्यान से देखिएगा, ये 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 अंकों वाला फैक्टर तो एक ही दिखाई दे रहा है ना इसमें। 3 अंकों वाला फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? एक ही दिखाई दे रहा है। तो 100% ये 191 आपका क्या होगा? निश्चित रूप से इनका एचसीएफ होगा। 191 क्या होगा? निश्चित रूप से इनका एचसीएफ होगा। समझिएगा, 191 ही आपका आंसर होना है यहां पर। ध्यान से देखिएगा, 3 अंकीय संख्या पूछा है, तो 3 अंकीय संख्या अगर पूछ रहा है तो 191 आंसर होगा, लेकिन यहां पर अंकों का योग पूछा है तो पहले तो 191 निकालना पड़ेगा ना यहां आपको, फिर अंकों का इसके योग ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए, दोबारा सवाल एक बार फिर पढ़ दे रहा हूं। 2 संख्याएं हैं, 11,284, बहुत अच्छा सवाल है ये, और 7655। हर एक बच्चा देखे, जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो ऑप्शन तो सारे गलत दिए गए हैं इसके। अच्छा, अंकों का योग है। ध्यान से देखिए, जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार मतलब ये एसएससी का सवाल है, जहां भी तदनुसार दिख गया तो समझिए एसएससी का क्वेश्चन है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? तो हमारा सिस्टम तो यही है, समान शेष मान लीजिए आर आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? शेष घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ होगी। तो इसका एचसीएफ आप निकाल नहीं सकते, तो अंतर लेते हैं, तो अंतर तो एक सिंगल ही अंतर मिलेगा, 3629। तो जो भी एचसीएफ होगा वो 3629 से, जो भी एचसीएफ होगा उससे 3629 क्या होगा? कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। इसका मतलब 3629 का एक फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 3629 का फैक्टर किया तो 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 19 और 191। तो 191 को हम एचसीएफ बोलेंगे, 191 ही क्या होगा? एचसीएफ होगा, यही एचसीएफ होगा। समझिएगा, आ रहा है समझ में? 191 ही क्या होना है? एचसीएफ होना है। 191 से ये भी कटेगा और 191 से ये भी कटेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 191 से ये भी कटेगा, 191 से ये भी कटना है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, दोनों कटेंगे। ठीक, तो समान शेष क्या देंगे? आर देंगे। अगर हम संख्या में 11,284 और 7655 में भाग देंगे तो समान शेष आर आएगा, लेकिन हमसे समान शेष नहीं मांगा है। समझिएगा, हमसे क्या मांगा है? उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग। तो आंसर क्या बनेगा? 3 अंकीय संख्या के 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग क्या हो जाएगा? ये 1 + 9 + 1 कितना?
11। बेटा ये मेथड 1 से ही, एक ही मेथड से होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि योग मांगा है। ठीक है, अगर संख्या मांगता तो फिर जीटीओ कर लेते। यहाँ पर एक ही मेथड लगेगा, इस तरह से पूरा इसको करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। ऐसे ये पूरा पूरा लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप जीटीओ नहीं कर सकते। अगर काटने वाली संख्या मांगा होता, काटिए और शेष दे दे समान शेष, तो फिर जीटीओ वो हो जाता, फिर जीटीओ हम कर लेते। ठीक है, डिवाइड करके देखते कि समान शेष आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जीटीओ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग पूछा है जो इन सब में भाग देने पर समान शेष देती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। दोबारा से देखिएगा, 2 संख्याएं हैं, उनमें किसी 3 अंकीय संख्या से भाग दे रहे हैं तो समान शेष आ रहा है, तो उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो जो अभिष्ट संख्या होगी इनका एचसीएफ ही होगी। एचसीएफ अगर लेना है तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ लेना है तो क्या होगा, इस तरह से डायरेक्ट एचसीएफ ले नहीं पाएंगे, तो अंतर का एचसीएफ लीजिए। तो अंतर आ रहा है 36-29, एक ही अकेले संख्या मिली है। अब इसके साथ किसका एचसीएफ उठाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। हाँ, लेकिन ये पता है कि जो भी संख्या एचसीएफ होगी या जो भी 3 अंकीय संख्या होगी, इसको क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। वो विभाजित करेगा मतलब 36-29 का एक फैक्टर होगा। तो 36-29 के फैक्टर निकालिए, 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 19 और 191। 19 और 191। अगर 2 अंकीय संख्या पूछता तो हमें 19 लेना पड़ता, समझिएगा। 2 अंकीय संख्या बोलता तो 19 लेना पड़ता, 3 अंकीय संख्या बोला है तो 191 लेंगे, समझिएगा। तो 191 ही एक ऐसी संख्या है जिससे इसमें और इसमें भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन केवल 11, 284 और 76, 55 में भाग देंगे तो समान शेष देगा। इसलिए बेटा आंसर आपका क्या है, 191 है। लेकिन यहाँ 191 संख्या नहीं मांगा है, संख्या के अंकों का योग मांगा है, तो फाइनल आंसर जो होगा 1 + 9 + 1 यानी कि 11 होगा। ये आपका आंसर है। चलिए अब आ जाइएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25। देखिए 25 संख्याओं 22, 70 और 37, 39 तथा 66, 77 में से प्रत्येक को 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान आता है। संख्या तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कल की तरह सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट ही लगाएंगे। शॉर्टकट क्या लगेगा, आप 37, 39 माइनस 22, 70 करेंगे, फिर आप करेंगे 66, 77 माइनस 37, 39 करेंगे, और फिर आप करेंगे 66, 77 माइनस 22, 70 करेंगे। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिएगा, क्या आ जाएगा, 1469 आ गया, ये 2938 आ गया, ये 4407 आ गया। हर एक बच्चा देखेगा 4407 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसी का निकालना है एचसीएफ। यही ध्यान से देखिए, यही वो संख्या होगी जो इन सब में भाग लगाने पर समान शेष देगी। समझ में आ रहा है? समझिए इस चीज को, आप इसमें इन संख्याओं में भाग लगाएंगे तो समान शेष देगी। यही मैंने कल शॉर्टकट में सिखाया था। समान शेष वाला क्वेश्चन है ये, शेष तो दिया नहीं गया है तो क्या करेंगे, संख्याओं के अंतर का मौसा भी संख्याओं का मौसा होगा, वही -r वाला पैटर्न है। कल जो क्लास करे होंगे वो समझ रहे होंगे कि अंतर क्यों ले रहे हैं। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यही बेटा एचसीएफ आ रहा है। देखिए ये 2 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, कट जा रहा है इससे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 1469। यहां दिखाई दे रहा है, लिख के करने की जरूरत नहीं। ये कट रहा है 1469 ही है, 1469 से कट जाएगा, फिर ये 2 बार में कट रहा है और ये 3 बार में कट रहा है, तो एचसीएफ तो हमारा 1469 ही होगा। समान शेष मांगा है तो किसी में भी भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 22, 70 में अगर मैं भाग दे दूं 1469 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 801। तो बेटा आंसर जो है यही समान शेष का है। ये ऑप्शन में दिया नहीं गया, बढ़ा लीजिए, ऑप्शन में दिया नहीं है, बढ़ा लीजिए। किसी में भी भाग देंगे यही आएगा, किसी में भी भाग देंगे इससे तो यही आएगा, शेष यही आएगा, समान शेष 801 आ रहा है समान शेष। सही है, बहुत अच्छे पैटर्न का ये क्वेश्चन होता है
और ये हर एग्जाम में दिखाई देगा आपको, चाहे कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं आप, हर एग्जाम में ये चीज दिखाई देगा। अब देखिए कुछ अच्छे सवाल और दिखाई दे रहे हैं जो अक्सर पेपर में दिखते हैं आपको, जैसे 26 नंबर का सवाल है, लगाइए सामने। ये तो आया ना समझ में कि इनका अंतर लेके इसका एचसीएफ ले लीजिए, वही संख्या होगी जो समान शेष देगी। और समान शेष मांग लिया तो किसी में भी उठा के भाग दे दीजिए, आपका समान शेष दिखेगा। 801 सब में आएगा, आप भाग दे के किसी में देखिएगा, सब में आएगा। चलिए अब इसके बाद हमारा जो सवाल है वो है 26 नंबर का क्वेश्चन। सवाल सामने आ चुका है स्क्रीन पे आपके, मैं पढ़ रहा हूं। वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबे और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पूरा पूरा ढका जा सके। देखिएगा ये 26 नंबर का सवाल, ये कमरे का फर्श हो गया, आयताकार है क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे रखा है। 16 मीटर 58 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1658 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और चौड़ाई की बात करी जाए तो चौड़ाई हो गई आपकी 832 सेंटीमीटर। ये आपका एक फर्श है और इसको ढकना है वर्गाकार टाइल से, इसको ढकना है वर्गाकार टाइल से। तो वर्गाकार टाइल्स ये लग रहा है इसमें, ये वर्गाकार टाइल्स है, इसी से ढकना है, ध्यान दीजिएगा। और वर्गाकार टाइल्स की संख्या कम से कम चाहिए, वर्गाकार टाइल्स की संख्या कम से कम चाहिए। तो देखिए जो टाइल्स की संख्या निकलती है वो कैसे निकलती है, पहले ये आपको समझ लेना है। टाइल्स की संख्या कैसे निकलेगी, आप फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। क्योंकि टाइल्स बिछाने का काम आप किस पर करेंगे, एरिया पे करेंगे। टाइल्स जो बिछेगा, कभी भी आप अपने जिस रूम में बैठे हैं आप देखिए टाइल्स लगा हुआ है, तो टाइल्स किस पर लगा हुआ है, आपके फर्श के एरिया पे लगा हुआ है, पूरी जगह लगा हुआ है, फर्श के एरिया पे लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि बाउंड्री पे टाइल्स लगा है, ऐसा नहीं है, पूरे फर्श के क्षेत्रफल पे लगेगा। तो अगर आपको टाइल्स की संख्या निकालनी है तो टाइल्स की संख्या कैसे निकलेगी, जिस पर बिछाना है उसके क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। समझ में आया। अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं कि आपके कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक टाइल्स है जिसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए आपके फर्श पे कितने टाइल्स लगेंगे। तो आपका उत्तर क्या आएगा बताइए, 100/4 यानी कि 25 टाइल्स लगेंगे। आपका आंसर यही आएगा। मैं क्वेश्चन बेटा रिपीट कर रहा हूं, देखिए संख्या निकालना पहले सीखिए, टाइल्स की संख्या कैसे निकलती है, इसका प्रोसेस क्या है, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। टाइल्स की संख्या कैसे निकलती है सब मेंसुरेशन में आपको सिखाया जाता है। देखिए टाइल्स बिछाने का काम किस पर होगा, फर्श के क्षेत्रफल पे होगा। एसी चलाइए, लाइट नहीं है क्या, फैन चला दीजिए। टाइल्स बिछाने का काम किस पर होगा, फर्श के क्षेत्रफल पे होगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपके फर्श का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो टाइल्स उस पर बिछाई जा रही है उसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए आपके फर्श पे कितनी टाइल्स लगेगी, आपके फर्श पे कितनी टाइल्स लगेगी। तो आपका उत्तर होगा सर 25 टाइल्स लगेगी। कैसे आप बता पाए हैं, आप 100 में 4 का भाग दे दीजिए, 100 में 4 का भाग दे दीजिए, 25 टाइल्स लगेगा तो आपका पूरा पूरा फर्श ढक जाएगा टाइल्स से। तो टाइल्स लगाने का काम क्षेत्रफल पे होता है, फर्श के क्षेत्रफल पे। तो टाइल्स की कभी भी संख्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, टाइल्स की कभी भी संख्या चाहिए तो कैसे निकलेगा, फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। ध्यान से देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं, अभी कुछ भी नोट नहीं करिएगा। टाइल्स की संख्या अगर चाहिए तो क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटा में क्या कर देंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल कर देंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको टाइल्स की संख्या चाहिए तो फर्श का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है। अगर आपको टाइल्स की न्यूनतम संख्या चाहिए, कम से कम टाइल्स आपको लगानी है, समझिएगा क्रम से बात को, अगर आपको कम से कम टाइल्स लगानी है तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगर मैं कह दूं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्श का क्षेत्रफल है तो आपको कम से कम टाइल्स इसमें लगानी है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया वाला भी टाइल्स लगाएंगे तो 4 टाइल्स में ही आपका फर्श ढक जाएगा।
4 टाइल्स में ही आपका फर्श क्या होगा, ढक जाएगा। तो अगर इसकी संख्या न्यूनतम रखनी है, अगर इसकी संख्या न्यूनतम रखनी है, अगर इसकी संख्या, टाइल्स की संख्या न्यूनतम रखनी है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल अधिक से अधिक होना चाहिए, तभी भाग देंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। अगर ये हर बड़ा होगा तभी भाग देंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि संख्या कम से कम आएगी। हमारी बात आप समझे होंगे। टाइल्स कम प्रयोग करना है तो बड़े बड़े टाइल्स लगा लीजिए ना फर्श पे, तो कम संख्या में ही काम हो जाएगा। जैसे कोई शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं तो सिक्का लेकर जाइए, झोला भर के लेके जाना पड़ेगा। वही बड़े बड़े नोट लेके जाइए, 2-4 नोट में ही काम हो जाएगा, समझिएगा। तो वही टाइल्स की संख्या अगर न्यूनतम चाहिए आपको तो बड़े बड़े टाइल्स लगा दीजिए। बड़े बड़े टाइल्स लगाने का मतलब उसका एरिया क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, तो वैसे टाइल्स लगा दीजिए, तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, टाइल्स की न्यूनतम आएगी। सोचिए, वही चिल्लर वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। चिल्लर लेकर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए पीवीआर में, तो झोला भर के लेके जाना पड़ेगा। नोट लेके जाइए तो पॉकेट में ही वो हो जाएगा काम आपका, समझिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े नोट हैं। वो क्या है, बड़े नोट हैं। तो बड़े नोट कम 2-4 में ही आपका काम चल जाएगा, पूरी शॉपिंग हो जाएगी। और चिल्लर लेके जाएंगे तो झोला भर के लेके जाना पड़ेगा। बताइए सही बात है कि नहीं? तो वही चीज है, अगर टाइल्स की संख्या न्यूनतम चाहिए तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। समझ जाइएगा बात समझिएगा। इसका क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए तभी संख्या न्यूनतम आएगी। सभी लोग सहमत हैं? ये मांगा है हमसे, तब मैं इसकी बात कर रहा हूं। टाइल्स की न्यूनतम संख्या मांगा गया है, तो तभी मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि यह संख्या न्यूनतम कब होगी, जब आप इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम रखेंगे। दो चीजें मैंने एक बताई यहां पर। संख्या कैसे निकलती है, क्षेत्रफल में, फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। दूसरी बात हमने क्या बताई, टाइल्स की संख्या न्यूनतम कैसे निकलेगी, जब हम टाइल्स का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, अधिकतम ले लेंगे। हर को बड़ा कर देंगे तभी तो ये कट के छोटी वैल्यू आएगी। इसको छोटा करते जाइए तो संख्या बढ़ती जाएगी, इसको छोटा करते जाइए, टाइल्स छोटा 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 और छोटा करते जाइए तो इसकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो टाइल्स को छोटा करने की कोई लिमिट नहीं होती, टाइल्स को छोटा करने की कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट तक ले जाइए, टाइल्स को छोटा करिए। भाई 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, आधा कर सकते हैं, फिर आधा कर सकते हैं, फिर आधा कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप में ला सकते हैं। अणु और परमाणु बना दीजिए, ठीक है, हम बोल सकते हैं, बना सकते हैं इस चीज को इस तरीके से। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, छोटा करने की कोई लिमिट नहीं है। जितना छोटा करते जाएंगे टाइल्स की संख्या उतनी अधिक आती जाएगी। तो जब छोटा करने की कोई लिमिट नहीं है टाइल्स को, तो कभी भी अधिकतम संख्या ज्ञात नहीं हो सकती इसमें। अगर हमारे सवाल में कहीं कह दे कि टाइल्स की अधिकतम संख्या बताइए, तो टाइल्स की अधिकतम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। टाइल्स की हमेशा छोटी संख्या ही ज्ञात हो सकती है, क्योंकि इसकी लिमिट है कि आप टाइल्स को कितना बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि बिछाना तो अपने फर्श पे ही है ना, तो फर्श तो लिमिटेड है ना, तो उसमें बड़ा टाइल्स बिछाने की लिमिट है, लेकिन छोटा टाइल्स बिछाने की कोई लिमिट नहीं है, समझिएगा। तो जब भी सवाल बनता है तो न्यूनतम संख्या का ही बनता है। तो मैंने दो चीजें आपको सिखाई, एक मेंसुरेशन वाली बात कि टाइल्स की संख्या कैसे निकलती है, फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, टाइल्स की संख्या आ जाएगी। टाइल्स की संख्या न्यूनतम कब होगी, छोटी से छोटी कब आएगी, जब आप इसको मैक्सिमम रखेंगे। एक टाइल्स के क्षेत्रफल को जब आप मैक्सिमम रखेंगे तब ये मिनिमम आएगा। आपसे पूछा भी यही है, मतलब टाइल्स का क्षेत्रफल आपको यहां मैक्सिमम रखना ही है, तब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब सुनिएगा, टाइल्स का क्षेत्रफल मैक्सिमम रखने के लिए उसकी जो भुजा होनी चाहिए बेटा, वो बड़ी होनी चाहिए। चूंकि टाइल्स वर्गाकार है तो वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो उसको भुजा हम बोल देते हैं। तो भुजा जब बड़े से बड़ा होगा, भुजा जब बड़े से बड़ा होगा तभी आपका क्षेत्रफल भी बड़े से बड़ा आएगा। तो अब आइए, भुजा तो दी नहीं है, अब भुजा हम कैसे डिसाइड करेंगे, मेन बात अब ये आ गई। अब अपने टॉपिक पे आएंगे, एचसीएफ वाले टॉपिक पे। अभी तक तो चल रहा था सिस्टम आपका, मेंसुरेशन वाली चीज चल रही थी, फिर एक कॉमन सेंस वाली बात चल रही थी कि न्यूनतम संख्या कैसे आ सकती है, जब ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी हो जाएगी, समझिएगा, तभी न्यूनतम संख्या आएगी। अब जो मेन बात है टॉपिक का, वो हम बात करेंगे, एचसीएफ वाली बात करेंगे। देखिए, टाइल्स की भुजा नहीं दी गई है, तो अब आपको समझना पड़ेगा, जो भी टाइल्स की भुजा होगी उससे ये लंबाई चौड़ाई पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। याद रखिएगा, टाइल्स की जो भी भुजा होगी और जो भी भुजा होगी निश्चित रूप से उससे फर्श की लंबाई और चौड़ाई पूर्णतः क्या होगी, विभाजित। जैसे अगर ये 6 बोल दूं और इसको मैं 12 बोल दूं और कहूं कि मैं 5-5 सेंटीमीटर का
5-5 सेंटीमीटर भुजा का टाइल्स लगाना चाहता हूं, तो एक टाइल्स इधर लगा देंगे, एक टाइल्स इधर लगा देंगे, एक टाइल्स बाहर चली जाएगी, 5 5 10 5 15 हो जाएगी। अगर टाइल्स वर्गाकार है तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा आपकी सब बराबर होगी, समझ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई सब बराबर। तो बिछाएंगे तो ऐसे ही बिछाएंगे ना, बताइएगा, बिछाएंगे तो क्या बिछाएंगे, ऐसे ही बिछाएंगे बेटा, समझिएगा। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल्स की भुजा है, तो क्या इस 12 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पे आप इसको बिछा सकते हैं? मेरा यह प्रश्न है आपसे। अगर टाइल्स कह दे कि टाइल्स की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाले टाइल्स को अपने फर्श पे बिछा सकते हैं कि नहीं बिछा सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आप कहेंगे सर बिछा सकते हैं लेकिन तोड़कर, तो कि 5 5 10 और ये 5 15 हो जा रहा है, तो इसको 3 सेंटीमीटर तोड़ के हटा देंगे तब बिछा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये घर वाली बात नहीं है, ये आपका एक क्वेश्चन है मैथ्स का। तो घर में तो आप तोड़कर ही लगाते हैं, तो फिक्स साइज आता है आपका, रूम जिस हिसाब से बना है, फर्श जिस हिसाब से बना है, तो काट कर ही बिछाना पड़ता है। रूम वगैरह में ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहां पर काटने तोड़ने की कुछ बात बोला है क्या क्वेश्चन में? काटने तोड़ने की कोई बात नहीं बोला है। इसका मतलब ये तोड़ा नहीं जाएगा, हम सीधे बोल देंगे कि 5 सेंटीमीटर भुजा का टाइल्स इस पे बिछाया नहीं जा सकता। बिछाया तभी जाएगा जब ये लंबाई 5 सेंटीमीटर से कटे और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर से कटे। याद रखिएगा, लंबाई भी 5 सेंटीमीटर से कटे और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर से कटे, इस बात को समझ लीजिएगा आप। लंबाई भी आपका 5 सेंटीमीटर से नहीं कट रहा है और चौड़ाई भी आपका 5 सेंटीमीटर से नहीं कट रहा है, इसमें 1 सेंटीमीटर ये बच जा रहा है। 5 सेंटीमीटर ये हुआ, 1 सेंटीमीटर ये बच गया, समझिए। दूसरा बिछा देंगे तो काट कर ही बिछाना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली? आप इससे यही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि टाइल्स की जो भी भुजा होगी उससे निश्चित रूप से फर्श की लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। फर्श की लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों पूर्णतः विभाजित होगी। सहमत हैं कि? तो बताइए। हमने उदाहरण आपके सामने रख दिया, 12 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। 12 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या है? एक फर्श है। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। क्या ये टाइल्स हम बिछा पाएंगे? आपसे ये मेरा प्रश्न है। तो आप समझ चुके हैं और उत्तर अवश्य देंगे, सर नहीं बिछा पाएंगे। हमारा प्रश्न अब होगा क्यों? आपका उत्तर होगा सर टाइल्स की भुजा से लंबाई और चौड़ाई दोनों पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो या तो अंदर रह जाएगा या तो बाहर चला जाएगा, समझिएगा। तो तोड़ना काटना पड़ेगा, जो कि इस प्रश्न में नहीं है मेंशन। इसका मतलब निश्चित रूप से अगर टाइल्स बिछाना है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई टाइल्स की भुजा से पूर्णतः क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। लाइट कटी हुई है, हो सकता हो बीच में क्लास डिस्टर्ब हो, तो एक बार क्लास बंद करके फिर ऑन होगा, समझिएगा, समझ लीजिए इस चीज को। लाइट कटी हुई है, इन्वर्टर पता नहीं 2-2 इन्वर्टर मैंने लगा रखा है अलग अलग, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें, कुछ टेक्निकल, तो इस कारण से वो चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो अगर लाइट कटती है बीच में तो फिर ब्रेक होगा 10-5 मिनट के लिए क्लास, फिर आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए। तो अब आइए मुख्य मुद्दे पे मैं लिखवा दूं, ठीक? ध्यान से देखिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। टाइल्स की भुजा से फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, चूंकि हमें टाइल्स की न्यूनतम संख्या चाहिए, अतः टाइल्स की भुजा बड़ी होनी चाहिए। समझ लीजिए, ये हमारा नोट है।
टाइल्स की भुजा से फर्श की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों विभाजित होनी चाहिए। चूंकि टाइल्स की न्यूनतम संख्या चाहिए अतः टाइल्स की भुजा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो एचसीएफ की परिभाषा लग गई कि नहीं? हमें एक ऐसी, बंद करिए, लाइट आ चुकी है, बंद करिएगा आप, सॉरी बंद कर दीजिएगा इसको। देखिए ध्यान से, जो टाइल्स की भुजा होगी उससे लंबाई चौड़ाई दोनों विभाजित होगी और वो टाइल्स की भुजा मैक्सिमम होगी, बड़ी से बड़ी होगी। तो मासा की परिभाषा क्या कहती है? दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, काटे। तो जो टाइल्स की भुजा होगी फर्श के लंबाई चौड़ाई का क्या होगी, मासा होगी। यहां लिखता हूं, टाइल्स की अधिकतम भुजा बराबर क्या होगा, फर्श की लंबाई चौड़ाई का मासा। सही है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें एक ऐसी भुजा चाहिए जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। नहीं काटेगी इसका मतलब टाइल्स काटना पड़ेगा। समझ में आया? इसको भी काटे और इसको भी काटे, तो इसको काटने वाली संख्या चाहिए और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका क्या है, मासा है। तो टाइल्स की भुजा नहीं पता थी, लेकिन टाइल्स की भुजा इन दोनों का क्या होगी, मासा होगी। क्यों मासा होगी, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। तो फर्श की लंबाई चौड़ाई का मासा तो क्या होगा, 16 58 832 का मासा क्या आएगा, 2 आ रहा है बेटा, 2 सेंटीमीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब यहां लिखेंगे टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ये कैसा रहेगा, मैक्सिमम। क्षेत्रफल ये कैसा रहेगा, मैक्सिमम। आया समझ में? एक टाइल्स का क्षेत्रफल लेना है, वो भी मैक्सिमम। ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 16 58 और गुणे 832 और बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है, 2 है, तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं आप। बेटा काटेंगे तो टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी, कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है, 3,44,000। ऑप्शन ए है 864। यह आपका आंसर है। कटा लीजिएगा, गुणा करना पड़ेगा थोड़ा सा। कटाने के बाद आप इकाई अंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कटा लिए इसको तो ये कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, ये 4 16 और ये कितना आ रहा है 8 और ये आ गया 2 9 6 9 54। पक्का इकाई अंक, पूरा गुणा नहीं करना, समय थोड़ी बर्बाद करना। देखिए ये सब यूनिट डिजिट वगैरह वाला जो सिस्टम होता है ये आपके डायरेक्ट आंसर को देने के लिए पर्याप्त होता है कहीं कहीं जहां ऑप्शन प्रॉपरली सेट हो। तो साफ दिखाई दे रहा है, गुणा करके थोड़ी समय बर्बाद करना है हमको, तो ऑप्शन ही टिक करना था। समझिएगा बात को, ये चीजें आप प्रैक्टिस से सीख पाते हैं। हमको पूरा इसको मल्टीप्लाई बेटा थोड़ी करना है, हम सीधे 6 9 54 करेंगे। केवल एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक क्या है, 4 है। केवल एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 4 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पूरा गुणा करके समय थोड़ी बर्बाद कराना है। चूंकि अभी ये क्लासरूम है इसलिए पूरा आंसर दिया है मैंने, लेकिन एग्जाम का भी अप्रोच मैंने बता दिया। कितना करने के बाद आप सीधे इकाई के अंक से भी आंसर चेक कर सकते हैं। हाँ, किसी दूसरे में भी ऑप्शन अगर 4 हो जाता इकाई के अंक पे तो फिर गुणा करना पड़ जाता। आया समझ में? दूसरे में भी चारों ऑप्शन में इकाई का अंक 4 दे देता तो फिर प्रॉब्लम होती, गुणा करना पड़ता। ये ऑप्शन वाला जो सिस्टम है वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कैसे एक बार में पहचान पाएंगे इकाई के अंक से कि ये आंसर सही है। समझिएगा, तो ये चीजें प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। तो मैंने इस सवाल का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं। सवाल हमारा क्या है, वर्गाकार टाइल्स की कम से कम संख्या पूछा है जिससे 16 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबे और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पूरा ढका जा सके। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रश्न है। तो करूंगा क्या मैं, बताइए। टाइल्स की संख्या निकालने का जो सिस्टम होता है वो होता क्या है,
फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल हमको निकालना है, चूंकि टाइल्स की संख्या हमको न्यूनतम चाहिए तो फर्श का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए टाइल्स की भुजा मैक्सिमम होनी चाहिए, और टाइल्स की जो भी भुजा होगी उससे लंबाई और चौड़ाई फर्श का पूर्णतः विभाजित होगा, तभी वो टाइल्स बिछाई जा सकती है। मैंने उदाहरण द्वारा आपको दिखा दिया है। तो निश्चित रूप से जो टाइल्स की भुजा होगी एक ऐसी संख्या होगी जो बड़ी से बड़ी हो और जो लंबाई चौड़ाई को काटे। तो निश्चित रूप से लंबाई चौड़ाई का वो क्या है, एचसीएफ है, ले लिया, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब टाइल्स की न्यूनतम संख्या एक बार में निकल आएगा, फर्श का क्षेत्रफल बटा में 2 गुणे 2। बाबू ये ओरल सा सवाल है कहा जाए तो, एक तरीके से समय बर्बाद नहीं होना है इसमें, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। सही है, कर लिया आपने, हो गया। आप 27 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा डिटेल में मैंने लिखवा दिया है, इसलिए मैं डिटेल लिखवाता हूं कि कभी चीजें दोहराना हो तो दोहरा सकें, और इसीलिए मैं उस पर डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूं, समझाना होता है ना मुझे इस तरीके से। देखिए, केवल सवाल हल करके निकलना हो तो डिजिटल बोर्ड ठीक है, केवल सवाल हल करके निकलना हो, जैसे टीयर 2 वाले बैच में मैं निकल जाता हूं क्वेश्चन हल करके, ठीक है। टीयर 2 वाला बैच अभी फोकस करें हाइट एंड डिस्टेंस पे। टीयर 2 वाले जो बच्चे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, उस पे फोकस करें। अभी उनका अलग से शीट नहीं प्रोवाइड किया गया है ट्रिग्नोमेट्री वाला, आज टेलीग्राम पे डाल देंगे। चलिए, हो गया ये। तो हर एक बच्चे को समझ में आ जाए कि सवाल कह क्या रहा है। जब एक बार ये चीज समझ में आ गई तो रटने वाली बात नहीं हो पाएगी। कई बच्चे सवाल केवल अभी तक रटे होंगे, कई लोग यहाँ आए होंगे पढ़ने के लिए, तो वो जब किताबों को हल किए होंगे तो केवल ऐसे ऐसे समझ लियो, अच्छा इसका हमको एचसीएफ निकाल लेना है, वो हो जाएगी हमारी टाइल्स की भुजा। क्यों एचसीएफ ही लेते हैं, वो आना चाहिए कि नहीं आपको समझ में, और फिर ऐसे भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। क्यों भाग दिया जाता है ये भी आना चाहिए कि नहीं आपको समझ में, ठीक है। तो समझ एक बार विकसित हो गई तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, हर एक सवाल आप आराम से कर पाएंगे। आ जाइए 27 नंबर के सवाल पे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बच्चे अब तक, चलिए आ जाइए। फिगर तो ऐसे ही हमने बनाया था, और टाइल्स भर लीजिएगा आप लोग उसमें। आइए देखिए, 27 नंबर का सवाल है। एक व्यक्ति 67.50 रुपए में कुछ अंडे खरीदता है। व्यक्ति क्यों, आप ही हो जाइए, मान लिया आप ही हैं। 67.50 रुपए में कुछ अंडे खरीदे हैं, और उसमें से वह कुछ अंडों को बिना लाभ लिए क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, 50 रुपए में बेच देता है। मतलब कोई लाभ वाभ नहीं लेना है, जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच दे रहा है। ज्ञात कीजिए उसके पास कितने अंडे शेष बचे हैं। तो सवाल अपूर्ण है, इसका उत्तर नहीं ज्ञात किया जा सकता। यहां यह होना चाहिए, ज्ञात कीजिए उसके पास कितने न्यूनतम अंडे शेष हैं। आया समझ में? इस प्रश्न का तो उत्तर ज्ञात ही नहीं हो सकता। कितने अंडे शेष हैं, हमको एक अंडे का सीपी थोड़ी पता है कि हम बता देंगे कि कितने अंडे शेष हैं। बताइए, एक अंडे का सीपी थोड़ी पता है कि हम बता देंगे कितने अंडे शेष हैं। यहां सवाल क्या बनाना पड़ेगा, न्यूनतम कितने अंडे शेष हैं। सवाल क्या बनाना पड़ेगा, अधिकतम अंडे शेष नहीं बन सकता कभी भी। जैसे आपने टाइल्स वाला क्वेश्चन किया है, उसमें भी मैक्सिमम टाइल्स नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भुजा 2 आई है, तो एक भी अगर ले लेंगे तो भी टाइल्स बिछ जाएगी। आधा सेंटीमीटर ले लेंगे तो भी टाइल्स बिछ जाएगी। 1/4 सेंटीमीटर भुजा ले लेंगे तो भी टाइल्स बिछेगी। 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 सेंटीमीटर भुजा ले लेंगे तब भी टाइल्स बिछेगी। तो टाइल्स की भुजा छोटी करने का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे छोटा करें, और जितनी छोटी टाइल्स अपने कमरे पे आप बिछाते जाएंगे, संख्या उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझिएगा बात को। इसलिए कभी भी अधिकतम की कोई लिमिट नहीं होती। यहां अधिकतम टाइल्स की संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात नहीं कर पाएंगे टाइल्स की अधिकतम संख्या। उसी तरह से यह सवाल है, इसमें केवल अंडों की संख्या मांगा है तो आंकड़े अधूरे हैं, उत्तर होगा। इसके लिए आंकड़े क्या है, अधूरे हैं, यह उत्तर होगा। लेकिन आइए इसमें करेक्शन करा देते हैं। क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन है। करेक्शन ना करें तो फिर आंकड़े अधूरे हैं, देना पड़ेगा आंसर। यहां क्या होना चाहिए, ज्ञात कीजिए उसके पास न्यूनतम कितने अंडे शेष हैं, ये निकालना है। ये सवाल हम बना लेते हैं। ज्ञात कीजिए उसके पास न्यूनतम कितने अंडे शेष हैं। अधिकतम कितने अंडे शेष, ये सवाल बन ही नहीं सकता,
ज्ञात नहीं कर सकते। अधिकतम कितने अंडे शेष हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, समझिएगा। हाँ, न्यूनतम कितने अंडे शेष हैं, यह ज्ञात हो सकता है। कितने अंडे शेष हैं, आंकड़े अधूरे हैं। केवल अगर ये बोल दे कितने अंडे शेष हैं तो आंकड़े अधूरे हैं। एक आंकड़ा दिया ही नहीं है सीपी का, एक अंडे का सीपी दे देता तभी तो बता पाते कितने अंडे शेष हैं। तो वहां आंकड़े क्या है, अधूरे हैं, समझिएगा इस चीज को। हमसे ये पूछा गया न्यूनतम कितने अंडे शेष हैं, तो बेटा आप ही हैं, आप 67.50 रुपए का अंडा खरीद कर ले आए हैं। तो जो भी अंडे का कुल बिल तैयार हुआ है वो एक अंडे के सीपी के मल्टीपल में ही होगा। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमको बताइएगा कि 2 रुपए का एक अंडा मिलता है, 2 रुपए का एक अंडा मिलता है, तो बताइए क्या 20 रुपए में आप अंडे खरीद पाएंगे, पूरे 20 रुपए खर्च करके? हाँ, 20 रुपए खर्च हो जाएंगे, 10 अंडे मिलेंगे उसमें। कितने अंडे मिलेंगे, 10 अंडे मिलेंगे। अगर मैं कह दूं 21 रुपए में अंडे खरीद कर लाइए, 21 रुपए में अंडे खरीद कर लाइए, तो क्या 21 रुपए में अंडा खरीदना संभव है? नहीं संभव है। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि कोई आप फल सब्जी थोड़ी खरीद रहे हैं कि आधा किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो खरीद लेंगे। अंडा है भाई, अब 21 रुपए में 10.5 अंडा थोड़ी खरीदेंगे, अंडा तो फूट गया। बताइए, ऐसा थोड़ी कॉन्सेप्ट होता है कि फूटा अंडा खरीदेंगे। तो आप देख रहे हैं, खास बात यहां से निकल के आ रही है कि जो भी हमारा टोटल बिल है वो एक अंडे के सीपी का क्या है, मल्टीपल है। या ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा बिल होगा वो एक अंडे के क्रय मूल्य से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जो भी हमारा टोटल बिल तैयार होगा, जितने भी अंडों का, जितने भी, चाहे जो भी अंडा हो, कुल अंडों का या कुछ अंडों का, जो भी हमारा बिल तैयार होगा वो एक अंडे के सीपी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। या ये कह सकते हैं कि वो एक अंडे के सीपी से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। 21 रुपया 2 रुपए से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें आप अंडे नहीं खरीद सकते। ये बिल 21 रुपए वाला सही नहीं है। अगर ये कह दिया जाए, अगर ये कहा जाए एक अंडे का मूल्य 3 रुपए है, एक अंडे का मूल्य 3 रुपए है, आपने 20 रुपए में अंडे खरीदे हैं, तो क्या ये सही बात है? आप 20 रुपए में अंडे खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते, गलत बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। जब भी आप अंडे खरीदेंगे तो जो बिल बनेगा वो 3 रुपए, यानी कि एक अंडे के सीपी से पूर्णतः विभाजित होगा, या उसी 3 रुपए के गुणज के रूप में बनेगा, मल्टीपल के रूप में बनेगा। आ रहा समझ में, मल्टीपल के रूप में बनेगा। समझिए, 18 रुपए का अंडा खरीद सकते हैं 6 अंडा, 21 रुपए का अंडा खरीद सकते हैं 7 अंडा, आप 24 रुपए का अंडा खरीद सकते हैं 8 अंडा, लेकिन 25 रुपए का अंडा नहीं खरीद सकते, क्योंकि 25 रुपया आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, या 25 रुपया 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, समझिएगा। या 25 का फैक्टर 3 नहीं है, ये भी बोल दीजिए 25 का फैक्टर 3 नहीं है, समझिए इस बात को। तो आप समझ गए कि जो भी बिल होगा वो एक अंडे के सीपी के मल्टीपल में ही होगा। भाई एक अंडे, आप टोटल बिल कैसे तैयार करते हैं? जैसे 3 रुपए का एक अंडा है, 10 अंडे खरीदा है, तो 3 गुणे 10 से ही तो तैयार होगा 30 रुपए। बताइए, यानी कि मल्टीपल में ही तो बनाया है, ऐसे ही तो बिल बनता है। तो ये कंफर्म हो लीजिए, ये चीज हम आपको सिखाना यहां चाहते हैं कि जो भी बिल होगा, चाहे कुछ अंडों का चाहे कुल अंडों का, वो एक अंडे के सीपी से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। एक अंडे के सीपी से पूर्णतः विभाजित होगा। चूंकि संख्या हमको कम से कम चाहिए, इसलिए संख्या हमको कम से कम चाहिए, इसलिए एक अंडे का जो सीपी होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी जितना भी रुपया हमारा बच रहा होगा, कितना बच रहा है, 17.5 रुपए बच रहे हैं ना। कितने बच रहे हैं? 50 रुपए बेच दिया, 67.50 का खरीदा था, 17.5 रुपए का अंडा उसके पास बच रहा है, तो 17.5 रुपए का अंडा उसके पास शेष बचा हुआ है। तो एक अंडे का सीपी मैक्सिमम अगर हम कर देंगे, एक अंडे का सीपी अगर मैक्सिमम कर देंगे तो अंडों की क्या आ जाएगी, न्यूनतम संख्या। समझिएगा इस बात को। तो इसके लिए भी नोट लिखवा देता हूं, अंडों का जो भी बिल बनेगा वो एक अंडे के क्रय मूल्य से पूर्णतः विभाजित होगा, चूंकि शेष अंडों की न्यूनतम संख्या चाहिए,
अतः एक अंडे का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एक अंडे का क्रय मूल्य अधिकतम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, समझ में आ गया? एक अंडे का क्रय मूल्य अधिकतम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी एक अंडे का क्रय मूल्य होगा वो बिल का क्या होगा? एफसीएफ होगा। क्या होगा? बिल का एफसीएफ होगा। सुनिएगा, शेष जो मूल्य बचा हुआ, या क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, एग्जैक्टली इसी भाषा का प्रयोग कर लें। शेष रुपया कितना बचा हुआ? 67.50 का अंडा खरीदे थे, 50 रुपए का अंडा बेच दिए, कितना रुपया बचा हुआ है? 17.50 रुपया बचा है। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए, शेष इतने रुपए का अंडा बचा है। सही है, देखिएगा, शेष 17.5 रुपए का अंडा बचा हुआ है अभी उसके पास। 67.5 में खरीदा था, 50 रुपए का कुछ अंडा बेच दिया है, 17.5 रुपए का अंडा बचा हुआ है। तो कितने कम से कम अंडे बचे हुए हैं, यही चाहिए। तो एक अंडे का सीपी क्या होगा? सीपी बताइएगा क्या होगा बेटा? आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 67.50, 50, कुछ भी ले लीजिए, 17.50 का कुछ भी ले लें, केवल अगर 2 ले लें तो भी काम चल जाएगा। चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, एससीएफ हमारा आ जाएगा। चाहे इसको ले लें तो भी एससीएफ आ जाएगा, चाहे इसको ले लें तो भी एससीएफ आ जाएगा। तीनों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितना आएगा एससीएफ इसका? देखिए, 2.5 रुपए का एक अंडा है, 2.5 रुपए से यह भी कटेगा, 2.5 रुपए से यह भी कटेगा। ध्यान से देखिएगा, 2.5 रुपए से देखिए हमने क्या किया, इसको अगर हटा भी दें, हटा दीजिए, 50 और 70.5 का एससीएफ ले लीजिए, और दशमलव हटा दीजिए तो ये बनेगा, 0 भी हटा दीजिएगा, 175 और ये 50 बनेगा। किससे कटेगा? 25 से। किससे कटेगा बेटा? 25 से। तो क्या करिए, यहां 17.5 भी तो केवल बोल सकते हैं, 0 अगर हटा दें तो 17.5 भी बोल सकते हैं। तो देखिए 175 हो गया, ये 50 हो गया। किससे कटा? 25 से कट रहा है। तो मैंने ओरल बताया था निकालना, 25 से कट रहा है तो एक अंक पे दशमलव है तो आप दशमलव लगा लीजिए। सही है, क्लियर है कि नहीं ये चीज? तो 2.5 रुपए हो गया, क्लियर है। 0 हमने हटा दिया था पहले से ही, 0 हमने पहले से ही हटा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए 17.5 लिख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो 50 और 175 का अगर एससीएफ लेंगे तो 25 आएगा, दशमलव एक अंक पे है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 2.5 हो गया, ये आपका एफसीएफ। और यही एक अंडे का क्या है? एक अंडे का सीपी है। एक अंडे का अधिकतम सीपी लिख देते हैं, अधिकतम सीपी। आप देखेंगे कि 67.50 भी इससे कटेगा, 67.50 भी इससे कटेगा। तो अब देखिए शेष अंडों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 17.50 रुपया बचा हुआ है, इतने के ही अंडे हैं और एक अंडे का सीपी 2.50। कितना आ रहा है? कितना कटाएंगे, कितना आएगा बेटा? 0 भी दे सकते हैं। ये आ गया आपका 7 अंडे। 7 अंडे कम से कम शेष बचे हुए हैं, 7 अंडे कम से कम शेष बचे हुए हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 7 अंडे कम से कम शेष बचे हैं आपके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले। ये है करेक्शन, उसमें देखिएगा, ये था करेक्शन, ये था करेक्शन। उसके पास न्यूनतम कितने अंडे शेष हैं ये पूछना चाहिए। केवल कितने अंडे शेष है पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे? आंकड़े अधूरे हैं, इसके लिए सीपी देना चाहिए। अंडों की अधिकतम संख्या क्यों नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? यहां पर अगर अधिकतम संख्या पूछ लेगा तो आंसर देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि अगर हम एक अंडे का सीपी लगातार कम करते जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 2.5 को आप कह दें कि अंडे का मूल्य आपका क्या है? 0.50 रुपए है, 0.25 रुपए है, ऐसे बहुत सारे मूल्य लगातार घटाते जाएंगे, निश्चित रूप से उन सब से आपका ये
फिगर क्या होना है, विभाजित होना ही होना है। तो संख्या लगातार बड़ी आती जाएगी, ठीक है, संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, तो बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आंकड़े अधूरे हैं बोला जाता है। जब भी संख्या निकलती है तो न्यूनतम ही निकलती है, अधिकतम संख्या ज्ञात नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। जरा मेरा मोबाइल बढ़ाइए, हम बच्चों के कमेंट देखना चाहेंगे, बच्चों को ये सब सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो आज के दो मुख्य प्रश्न हुए हैं, एक टाइल्स वाला जो कि हर एग्जाम में दिखाई देता है, और एक ये अंडे वाला भी मूल्य से भी संबंधित सवाल आप समझ गए होंगे, सही है, मूल्य से भी आप सवाल समझ गए होंगे। बहुत कम लोग हैं, ऐसे ही लोग बने रहेंगे, इतने कम कम ना। तो अगला टॉपिक वर्गमूल घनमूल है हमारा, ठीक है, उसको हम केवल लीवो लन पे ही कर देंगे। नेहा यादव कह रही क्वेश्चन 27 जो है डिफरेंट टाइप का है। मैंने बताया नेहा यादव, करेक्शन कराया ना मैंने, ज्ञात कीजिए उसके पास न्यूनतम कितने अंडे शेष हैं, तभी ये समझ में आया होगा कि एचसीएफ का ये सवाल है, करेक्शन है सवाल में, नहीं तो केवल इतना ही लिखा रहे जो शीट में दिया गया, उसमें तो हमको देना पड़ेगा ज्ञात, आंकड़े अधूरे हैं, और अगर अधिकतम संख्या दे देगा तो उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, न्यूनतम पूछेगा तभी इस तरह से लगाएंगे। समझ में आया होगा आप बच्चों को, थोड़ा थोड़ा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने क्लास पूरा नहीं क्लियर होगा। लक्ष्मण गोड़ देखिए ओरल कर ले रहे हैं, वर्तिका को क्लियर है। चलिए नवीन शर्मा, नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच। चलिए माइंड में फुलफिल हो गया, बहुत बढ़िया सर। एक बार और बता दीजिए, हिंदुस्तानी सर जीटीओ होगा, फिर उसके बाद आपका 2x2 कॉन्सेप्ट समझे, 2x2 वो तो वर्ग का क्षेत्रफल है बेटा, 2x2 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 2 आई थी तो 2 का स्क्वायर 4 या 2x2 कर लीजिए। प्रीतम चौहान, लीवोलन की फीस के लिए बेटा ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक। सफीउल्लाह पूछें एक बार और, एक बार मैं ओरल चर्चा करना चाहूंगा सफीउल्लाह आपसे, आप ही पर उदाहरण लेकर। सफीउल्लाह आपने 67.50 रुपए में कुछ अंडे खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं नहीं पता। उसके बाद बोला है आपने अपने खरीद मूल्य पर ही, अपने खरीद मूल्य पर ही आपने कुछ अंडे उसमें से मुझे दे दिए, तो खरीद मूल्य उन अंडों का क्या है, 50 रुपए है, जो आपने मुझे दिया है वो 50 रुपए के अंडे आपने दे दिया मुझे। तो अब पूछा, अब ये देखना है कि आपके पास अब न्यूनतम कितने अंडे शेष बचे हैं, न्यूनतम यानी कि कम से कम आपके पास अभी कितने अंडे बचे हुए हैं, इसकी जानकारी देनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अंडों की संख्या बतानी है, वो भी न्यूनतम। संख्या निकलती कैसे है, आप जितना भी बिल है उसमें एक अंडे के सीपी से भाग कर दीजिए, संख्या ऐसे ही आती है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 17.5 रुपए का अंडा सफीउल्लाह आपके पास बचा हुआ है, कंफर्म है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें एक अंडे का सीपी पता चल जाए तो संख्या निकल आएगी, और चूंकि संख्या हमें न्यूनतम निकालनी है, इसका मतलब जो भी अंडे का सीपी होगा वो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा होगा। और याद रखिएगा कोई भी बिल बनती है, कितने भी अंडों की बिल बने, कितनी भी वस्तुओं की बिल बने, वो एक वस्तु के सीपी या एक अंडे के सीपी के मल्टीपल में ही बनेगी। इस बात से भी आप भली भांति परिचित हैं। जैसे एक अंडा मिलता है बताइएगा 2 रुपए में, आपको 20 अंडे खरीदना है, तो बिल कैसे बनाएंगे, 2 गुणे 20 से ही तो बनाएंगे 40 रुपए। तो याद रखिएगा जो भी बिल बनेगी वो एक अंडे के सीपी के मल्टीपल में ही होगी, मतलब जो भी बिल बनेगी वो एक अंडे के सीपी से विभाजित होगी। चूंकि हमें शेष सफीउल्लाह के पास पता करना है कितने न्यूनतम शेष अंडे हैं, तो बस हमको पता कर लेना है यहाँ की एक अंडे की अधिकतम सीपी क्या होगी। एक अंडे की अधिकतम सीपी कैसे निकल के आएगा, एचसीएफ की परिभाषा है। देखिए 2 चीजें यहाँ क्लियर है, अंडों की न्यूनतम संख्या चाहिए यानी कि सीपी मैक्सिमम होना चाहिए, और जो आपका सीपी है एक अंडे का उससे बिल कटेगा पूरा पूरा। देखिएगा बिल कटेगा 67.5 भी कटेगा, 50 भी कटेगा और 17.5 भी कटेगा। तो केवल 2 लेकर ही हम एचसीएफ ले लें तो हमारा काम चल जाएगा। इससे क्या, ये किससे कट रहा है, बस यही देख लेना है आपको, बस ये देख लेना है। 50 और 17.5 रुपए का एचसीएफ क्या है 2.5, 2.5 से ये दोनों कटेगा, यही एक अंडे का अधिकतम मूल्य हो जाएगा। एक अंडे का यही अधिकतम मूल्य है। अब शेष अंडों की संख्या चाहिए, तो शेष 17.5 रुपए के अंडे बचे हुए हैं, 17.5 में 2.5 रुपए से भाग कर दीजिए, 7 अंडे शेष बचे हुए हैं। ये सफीउल्लाह आपका आंसर होगा, ठीक है, हो गया। एनोनिमस आपका बहुत सारा क्लास छूट गया, परेशान मत हो,
लीवोलन पे एडमिशन होगा आपका तो आपको वॉच अगेन में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप देख लेंगे। या आगे से पढ़ना है तो आपकी क्लास मुझे लगता है अक्टूबर में स्टार्ट भी होने वाली है, या लीवोलन पे पढ़ना चाहें तो क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बेटा अगले सवाल में। 28 नंबर का क्वेश्चन है 28, हर एक बच्चा देखेगा। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। क्या 200 रुपए को ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है जिसका मासा 12 हो? यदि नहीं तो कारण बताइए, यदि हां तो संख्या बताइए। 28 देखिए, अगर दोनों संख्याओं का मासा 12 दिया हुआ है, मासा अगर 12 दिया हुआ तो मासा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कॉमन, मतलब वो मासा जो है पहली संख्या में भी उपस्थित है और वो मासा दूसरी संख्या में भी उपस्थित है, और उन दोनों संख्याओं में उस अब 12 के अलावा उस मासा के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से माना जाता है, माना पहली संख्या बराबर 12x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12y। सुनिएगा, क्यों 12x और 12y ही माने हैं, समझिए। जो संख्या है, दो संख्याएं, उनका मासा 12 हो रहा है, तो मासा का मतलब उन दोनों संख्याओं में मैक्सिमम कॉमन, बताइए ग्रेटेस्ट कॉमन, यही तो होता है। मासा का मतलब क्या होगा भाई? उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, वो आपका मासा होता है। तो उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन अगर 12 है तो अब उसके बाद कुछ भी कॉमन उसमें नहीं होगा। 12 के बाद उन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो एक संख्या को 12x बोल देते हैं और एक संख्या को 12y। मैक्सिमम कॉमन इन दोनों संख्याओं में 12 है, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहां x और ये y अलग अलग रखा गया है। वो ना सोचिएगा सर इसको 12x इसको 12y क्यों लिए हैं? क्यों लिए हैं? क्योंकि मैक्सिमम कॉमन तो उन दोनों संख्याओं में 12 हो ही गया। अब इस 12 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो संख्याएं x और y के फॉर्मेट में यहां रखी गई हैं। तो 12x और 12y ये दोनों संख्याएं होंगी, दोनों का योग लेंगे तो 12x प्लस 12y बराबर कितना आ रहा है? 200। बेटा x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? 200/12। ये इससे पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, संख्याओं का दिखाई दे रहा है x प्लस वाई बराबर 200/12 आया है, मतलब साफ दिख रहा है कि ये 212 से नहीं कट रहा है। तो ये x y संख्याएं जो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर ये तो भिन्न में आने लगेगा, यहां क्या आने लगेगा? भिन्न में आने लगेगा, हर एक बच्चा देखेगा ये भिन्न में आने लगा। तो इसको 200 को आप दो भागों में नहीं बांट सकते जिनका मासा 12 है, ये कटना चाहिए पूरा। अगर ये कट गया होता तो बढ़ता निश्चित रूप से, तब ये 200 आपका बढ़ता। आपका किस रूप में बताइए? दो संख्याओं के रूप में जिनका मासा क्या होता? 12 होता। यहां ये नहीं कट रहा है तो इसलिए नहीं बटेगा, याद रखिएगा। इसके लिए नोट आप लोग डाल लीजिएगा, मार्कर दूसरा चाहिए, मार्कर दूसरा चाहिए। 200 मासा से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इनको दो संख्याओं के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता जिनका मासा क्या हो? 12 हो। सुनिएगा, या ऐसे दिखा सकते हैं, संख्याओं का योग 12 का मल्टीपल है जबकि 212 का मल्टीपल नहीं है। इसको आप 12 गुणे कुछ नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, यह बात नहीं हो सकती। ध्यान से देखिएगा, संख्याओं का जो योग हो रहा है वो 12 का मल्टीपल है कि नहीं? 12 ब्रैकेट में x प्लस वाई आ रहा है, योग जो है 12 का मल्टीपल है, और यहां 212 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आप 200 को ऐसे दो संख्याओं के रूप में तोड़कर नहीं लिख सकते जिनका मासा 12 है। तो सीधा सीधा हम लोग यही बोल देते हैं कि योग आपका मासा से नहीं कट रहा है, इसलिए इसको नहीं तोड़ा जा सकता उन दो संख्याओं के रूप में जिनका मासा 12 है। मैंने कारण दिखा दिया यहां पर, देखिए पहली संख्या 12x मानी जाएगी, दूसरी संख्या 12y मानी जाएगी। इनका योग उठाएंगे तो 200 आना चाहिए कि नहीं भाई? ये दोनों टुकड़े ही तो हैं 200 के, तो योग 200 आना चाहिए। तो बेटा इसका योग 200 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि योग है 12 का मल्टीपल, दिख रहा है योग क्या है? 12 का गुणज है, और ये 212 का गुणज नहीं है। 12 का गुणज नहीं है, मतलब 12 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 200 को नहीं तोड़ा जा सकता इस रूप में। 212 का गुणज नहीं है या 12 से विभाजित नहीं है, अतः इसको ऐसी दो संख्याओं के
रूप में नहीं तोड़ा जा सकता जिनका मासा 12 है। सीधी सी बात है, देख लीजिएगा। संख्या मानना मैंने बता दिया। अगर दो संख्याओं का मासा 12 दे रखा है तो पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि उन दोनों संख्याओं में मैक्सिमम कॉमन 12 हो गया, उसके अलावा अब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो इसलिए संख्या 12x और 12y मान लेंगे। देखिए FCF इसका 12 ही आएगा। अब देखिए इनका योग उठाएंगे, 200 आ रहा है, तो योग तो 12 का मल्टीपल है ना, जबकि 212 का मल्टीपल नहीं है। योग क्या हो रहा है? देख लीजिए, यहां से 12 का मल्टीपल हो रहा है, जबकि यहां ये 200 जो है वो 12 का मल्टीपल नहीं है। 12 का मल्टीपल नहीं है या 12 से विभाजित नहीं है, ध्यान से देखिए। अतः इसको ऐसी दो संख्याओं के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता जिनका मासा 12 है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब चलिए आ गया समझ में? नहीं बांट सकते, साफ दिखाई दे रहा है, नहीं बांट सकते, बस बात खत्म। ठीक, आप जीटीओ भी ये तो सीधे जीटीओ पीटीओ क्या करने की जरूरत है? बट ही नहीं रहा है 12 से, कहां बट रहा है? कहानी खत्म, नहीं बांट सकते, बस जीटीओ की जरूरत ही नहीं बेटा। आकाश, कहां जीटीओ की जरूरत है इसमें बताइए? नहीं बट सकता, बस कहानी खत्म। जीटीओ उठाएंगे तो उसमें दोनों पार्ट में देखना पड़ेगा एचसीएफ निकालकर 12 आ रहा है कि नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। हम सीधे 200 को देख लें, सीधे 200 12 से नहीं कट रहा है, कहानी खत्म। मासा से ये 200 कटना चाहिए, क्योंकि योग जो है वो 200 का मल्टीपल है। देख लीजिए, योग 200 का क्या है? मल्टीपल है। सॉरी, योग जो है 12 का मल्टीपल है, योग 12 का गुणज है। देख लीजिए, योग मासा का गुणज है, जबकि 200 12 का गुणज नहीं है या 12 से विभाजित नहीं है। अतः इसको दो संख्याओं के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता जिनका मासा 12 है। हो गया? हाँ, डिवाइड हो जाता तो सही है, होता। अगर डिवाइड हो जाता तो दो संख्याओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। अगर डिवाइड हो रहा है तो तोड़ा जा सकता है। फिर वो संख्याएं बतानी है तो फिर जीटीओ कर लीजिए उसके लिए, फिर उसके लिए क्या कर लीजिए? जीटीओ कर लीजिए। नवनीत पांडे, समझ लीजिए। टेलीग्राम पे शीट क्यों नहीं मिल रही? कोई बच्चा नया ज्वाइन करता है तो उसको नहीं मिलती क्या पुरानी शीट्स? अच्छा ये बताइए, हम जानना चाहते हैं बस। अगर कोई अभी मैं ज्वाइन करूं नया टेलीग्राम, मतलब अभी ज्वाइन करूं, जो 10 दिन पहले आप शीट अपलोड कर दिए रहेंगे तो 10 दिन पुराने पोस्ट उस बच्चों को दिखेंगे कि नहीं? नए बच्चों को श्योर है दिखेंगे। मतलब जब से ये चैनल बना है तब से पोस्ट उसको दिख जाएगा बच्चे को, सही बताइए? हाँ, तो ढूंढ लीजिए ना बेटा, सब मिलेगा उसी में। ऑफिस के नंबर पे कॉल करने पर कोई कोर्स के बारे में कोई कुछ बताता नहीं, क्यों ऐसा करते हैं सर आप लोग? वसी अख्तर, मैं बात करता हूँ ऑफिस के नंबर पे, मैं खुद बात करके देखता हूँ। वसी, इतने कॉल आते हैं ना उस नंबर पे कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी डिटेल आपको फेसबुक के माध्यम से भी नए बैचेस की जानकारी मिलती है। बाकी डेली 500-600 कॉल आती है, बहुत मुश्किल होती कॉल उठाना। अभिषेक सिंह, बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं अभिषेक, ठीक है? हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, जिनको सही लगता है पढ़ना वो पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना ना पढ़ें, कहीं और पढ़ लें। मेरा टारगेट क्या होता है कि हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ चीजों को समझ जाए। अगर मैं आपको समय दे दूंगा तो आप उन सवालों को कम समय में भी कर पाएंगे। मैं ये थोड़ी केवल एवरेज से ऊपर वालों को थोड़ी टारगेट कर रहा हूं, नीचे वालों को भी टारगेट कर रहा हूं। इस सवाल में क्या था? मैं सीधे ये बोल के निकल जाता कि सीधे 212 से नहीं कट रहा, इसलिए नहीं हो सकता। हमको कारण बताने की क्या जरूरत? लेकिन एक एक चीज अभिषेक बताया जाता है यहां कि हर एक बच्चा जिम्मेदारी से समझ जाए, ठीक है? हवाई बातें कराने का कोई मतलब नहीं है। जिसको कहीं जिस प्रकार की चीजें चाहिए उस प्रकार की चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं। जिसको जहां पढ़ना है वो पढ़ ही सकता है और पढ़ ही रहा है, ठीक है? जिसको यहां पढ़ना है वो पढ़ रहा है। हर बच्चे को टारगेट करना मेरा लक्ष्य होता है। मैं लो लेवल के भी बच्चों को टारगेट करता हूं, हाई लेवल के बच्चों को भी टारगेट करता हूं। लेकिन इसलिए थोड़ा समय लगता है ना, मेरे कोर्स में लग जाता है समय, 10 महीने टाइम लगता है। क्यों इतना समय देता हूं? क्यों इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं आपके लिए? 3 महीने 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो सकता है, लेकिन फिर जो कमजोर बच्चे होंगे उनका हवा नहीं लगेगी। हम रटाना नहीं चाहते मैथ्स, हम एक एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए हर एक एक चीज प्रॉपर लिखा देते हैं। अभिषेक, बात समझिएगा हमारी।
हाँ, वसी अख्तर जो दीपक सर का पेड बैच मैं स्टार्ट करा रहा हूं, बेसिक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो बैच। ठीक है, चलिए, कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को बेकार लगता है। जिनको बेकार लगता है वो कहीं और पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वर्कशॉप कर लिया जाएगा, सब अपडेट किया जाएगा। ठीक, अभी तेज पढ़ा दो तो लोग कहने लगते हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा दिया आपने, स्लो पढ़ाओ तो फिर उसमें कहते हैं स्लो पढ़ा दिया। इसलिए मैं सब एक एवरेज लेवल पे मध्यम मार्ग अपना के चलता हूं अच्छे से। शुभम मिश्रा मैं बहुत अच्छे से हूं। ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है। चलिए मैं निकल रहा हूं, अब आप लोग चीज़ों को दोहराइए। ठीक है, आप चीज़ों को दोहराइए प्रॉपर, हर एक एक चीज़ जिम्मेदारी से समझिए। ओके, थैंक यू।